वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, अगर आपको एप्पल का आईफोन खरीदना है तो आईफोन जो है अमेरिका की कंपनी है, तो क्या आपको अमेरिका जाना पड़ता है? अगर आपको होंडा कंपनी की एक कार खरीदनी है, मान के चलो अमेज, तो जो होंडा है वो जापान की कंपनी है, क्या आपको जापान जाना पड़ता है? आपको एमआई का टीवी खरीदना है जो कि चाइना की कंपनी है, क्या आपको चाइना जाना पड़ता है? तो आप कहोगे सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, अगर मुझे मोबाइल फोन लेना है तो मैं बहुत सारे स्टोर है इंडिया के अंदर, बहुत सारी शॉप्स हैं, शोरूम है, वहां से मैं खरीद सकता हूँ, या मैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीद लूंगा। ऐसे ही मैं टीवी के साथ कर सकता हूँ, और कार के लिए बहुत सारे शोरूम है, मैं वहां से खरीद सकता हूँ। अगर मैं बात करूं डोमिनोज पिज्जा की, ठीक है, तो ये भी अमेरिका की कंपनी है, लेकिन आप इंडिया के अंदर आराम से खा लेते हो। अगर मैगी की बात करूं तो बेसिकली ये कंपनी थी स्विट्जरलैंड की, लेकिन ये भी हर गली हर मोहल्ले में बिकता है। अगर मैं बात करूं एमडीएच मसाले की, है ना, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी, तो ये इंडिया का प्रोडक्ट है और ये बहुत सारे कंट्रीज में जाता है। तो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है, जो हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं और बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन वो समझ लो। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? ये है भाई, ये एक कंट्री है, ये अपने प्रोडक्ट को कहीं और भेज रहा है, ये वाला कंट्री अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में भेज रहा है, ये कंट्री यहाँ से इधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है। इस तरह से पूरे संसार के जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री में जाके बेच सकते हैं, दूसरा कंट्री हमारे कंट्री में आके अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम बात करने वाले हैं हाउ डज दिस टेक प्लेस, ये सब होता कैसे है? ये होता है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन का मतलब है विदेश। जब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है, और बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, ऐसे ही हम किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। आपके यहाँ सीबीएसई में एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर फोर्ड मोटर्स का। फोर्ड मोटर क्या है? एक कार बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की। इसका जो बिजनेस है 26 से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। 1995 में जो फोर्ड मोटर है वो इंडिया में आई और इसने 1700 करोड़ रुपए लगाए, और किसके साथ पार्टनरशिप करी? महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि इंडिया की एक कंपनी थी जो कि जीप वगैरह बनाती थी। इसका फायदा इन्हें ये हुआ कि 2004 तक इन्होंने 27,000 से ज्यादा कार बेच दी थी इंडिया के अंदर, और इसके अलावा 24,000 कार्स इन्होंने एक्सपोर्ट करी इंडिया से साउथ अफ्रीका में, मैक्सिको में, ब्राजील में। इस वाले पॉइंट को समझो ध्यान से। तो कंपनी है, मान के चलो यहाँ पे अमेरिका में, मान के चलो यहाँ थी कंपनी, ठीक है, अमेरिका में। अब इन्होंने इंडिया में अपना प्लांट लगा लिया, 1700 करोड़ रुपए लगा दिए, 1700 CR। तो इंडिया के अंदर तो इन्होंने अपना बिजनेस फैलाई, लेकिन इंडिया के आसपास जो कंट्रीज थे ना, वहां पे इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे डायरेक्ट अपना प्लांट लगा लिया। अब इन्होंने इंडिया में भी अपना बिजनेस फैलाया, अब इन्होंने यहां से एक्सपोर्टिंग यहां करना शुरू कर दिया। तो इसका फायदा इन्हें ये क्या मिला कि भाई अगर ये डायरेक्ट यहां से यहां भेजते, डायरेक्ट यहां से यहां भेजते, डायरेक्ट यहां से यहां भेजते, तो कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आता। तो इनका दो काम हो गए, इंडिया के अंदर भी बिजनेस सेटअप हो गया और इंडिया के आसपास जो कंट्रीज है वहां पे भी एक्सपोर्टेशन शुरू हो गया। अब बात करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। Until the middle of 20th century, यानी कि अगर बात करें 1950s 1960s की, उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड या तो नहीं था या ना के बराबर था, बहुत कम था। इंडिया से हम जो थोड़ी बहुत चीजें भेजते थे, रॉ मटेरियल भेज देते थे, फूड स्टफ भेज देते थे, रॉ मटेरियल जैसे टेक्सटाइल, ठीक है, आप जानते होगे धागे वगैरह, वो सब दूसरे कंट्रीज को। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज की डेट में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉ मटेरियल यूज किया और उसका एक प्रोडक्ट बना के हमें भेज दिया। जैसे आपको याद होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, विदेशी कपड़ा मार्केट में उतार दिया था इंडिया के अंदर, जो कि सस्ता था और मशीनों से बनता था, जिससे हमारे काम पे काफी असर पड़ा था। अब बात आती है कि भाई ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो फॉर्म है, जो हम आज देख रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन वाला और डोमिनोज का पिज्जा वाला और एमआई टीवी वाला, ये होता किसकी वजह से? ये सब कर रही है एमएनसीज। एमएनसीज क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है। A MNC is a company that owns or control production in more than one nation, यानी एक ऐसी कंपनी जिसका होल्ड
केवल एक देश में नहीं, एक से ज्यादा कंट्रीज में उसका होल्ड है, उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, उसका बिजनेस फैला हुआ है, दैट इज एमएनसी। अब एमएनसी क्या करती है? एमएनसी अपना जो ऑफिसेज है, अपनी फैक्ट्रीज ऐसी जगह पे सेटअप करती है जहां पे उसे आसानी से चीप लेबर मिल जाए, मतलब उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मिल जाए और कम पैसा लगे और रिसोर्सेज भी उसे सस्ते मिल जाए। इससे क्या होगा? उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो उन्हें भाई साहब प्रॉफिट होगा ज्यादा। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे मान के चलो कोई एमएनसी है जिसका डिजाइनिंग एंड रिसर्च सेंटर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में। डिजाइनिंग एंड रिसर्च सेंटर का मतलब है उन्होंने एक प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, उसका ब्लूप्रिंट बना लिया कि हम ऐसे ऐसे एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। अब उन्होंने उसका जो एक ब्लूप्रिंट है वो चाइना को भेज दिया। क्यों? क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम हमारे लिए बल्क में प्रोडक्ट्स बना दो। चाइना को काम मिल गया, चाइना को भी नुकसान नहीं हुआ, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग मिल गई। अगर ये यूएस वाले इस काम की मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे करवाते तो इनके यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वो लोग ज्यादा पैसा मांगते, तो इन्होंने सस्ते में काम करवा लिया चाइना से। अब इन्होंने क्या किया, जो कंपोनेंट्स बने उसकी असेंबलिंग का मतलब है, मान के चलो भाई एक लैपटॉप है, में छोटा सा उसका मॉनिटर भी है, उसका एक माउस भी है, उसका एक कीबोर्ड भी है, उसका एक सीपीयू भी है। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी असेंबलिंग भी तो जरूरी है, जोड़ना भी तो जरूरी है। असेंबलिंग इन्होंने करा ली जहां से इन्हें सस्ता लगा, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप से। अब भाई कोई कंपनी है तो उसके कॉल सेंटर भी होंगे, अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी आएगी तो कस्टमर्स कॉल भी करेंगे। तो इन्होंने देखा भैया इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम कस्टमर केयर अपने लोगों से करवाएंगे, अपने यहाँ के लोगों से, ये तो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, डॉलर्स में पैसा मांग रहे हैं, इंडिया वाले लोगों से करवा लो। ये लोग इंग्लिश भी आजकल इन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन सारी लैंग्वेजेस सीख ली है और कम दाम में हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब बात करेंगे न्यू टर्म इन्वेस्टमेंट की। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ती है, बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, मशीन्स की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और इन सब के लिए आपको चाहिए होता है पैसा। तो उस बिजनेस में जितना भी पैसा खर्च होता है उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं बात करूं दूसरी टर्म जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई अमेरिका की कंपनी है और वो दूसरे देश, मान के चलो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे, तो जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसे कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मींस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे हम जो स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जब एमएनसी दूसरे कंट्री में आती हैं तो वो उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए। नंबर 1, पहला जो तरीका है, एमएनसी क्या करती है, वहां की लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। इससे लोकल कंपनी को 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, एक तो उसे फाइनेंशियल फायदा होता है, उसे काफी सारा पैसा मिलता है प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, जो एमएनसी है वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है, तो वो भी लोकल कंपनी को मिल जाती है। दूसरा तरीका क्या है जिससे एमएनसी बिजनेस करती है, और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है, एमएनसी पूरी की पूरी लोकल कंपनी को ही खरीद लेती है और फिर वहां पे अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है। इसका फायदा क्या मिलता है एमएनसी को, कि अब जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा एमएनसी को मिलेगा। तीसरा क्या है, एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। जो एमएनसी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो छोटी मोटी कंपनियों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स को अपना ऑर्डर दे देती है। जैसे मान के चलो उन्होंने ऑर्डर दे दिया जीन्स बनाने का, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सस्ते दाम पे 200-200 रुपए में, 250-250 रुपए में जीन्स बनवा ली। उसी जीन्स पे अपना लोगो लगा के, अपना स्टिकर लगा के हजारों रुपए में वो बेचते हैं। बेसिकली ये चीज होती है कपड़े वाले व्यापार में, ठीक है। अगर भाई इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर लो इंग्लिश बाबा 123, और मुझे फॉलो कर लो आप इंस्टाग्राम पे भी, और मेरी आईडी है englishbaba.eb। अब आती है बात फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। जो फॉरेन ट्रेड है, यानी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसके क्या क्या फायदे हैं। इसमें दोनों को फायदा होता है, इसमें प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है और कस्टमर को भी फायदा। प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, एमएनसी। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली। अब अमेरिका की कंपनी है, पहले उसका प्रोडक्ट केवल अमेरिका में बिक रहा था, लेकिन अब दूसरे कंट्रीज में भी बिक रहा है, तो उसे फायदा है या नहीं है। लेकिन जो बायर्स है, यानी मैं और आप लोग, हम कस्टमर्स को कैसे फायदा है, अब हम जब मार्केट जाएंगे तो हमें ज्यादा चॉइसेस मिल रही हैं। वहां पे चाइना का माल भी है, वहां पे अमेरिका का भी है, वहां पे इंडिया का भी, और वहां पे जापान का भी है। इससे क्या होगा, कंपनीज के बीच में कंपटीशन होगा और हमें अच्छी डील मिलेगी और हमें बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने को मिलेगा। अब बात आती है ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा
फला फूला। तो नंबर 1 है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप देखो पिछले 20 साल 25 सालों के अंदर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, चाहे वो बाय एयर हो, चाहे वो बाय वाटर हो, और चाहे वो बाय लैंड हो। अब हम हवा से बातें करते हैं, अब हम पानी के ऊपर, ठीक है। तो इतना जबरदस्त ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है कि जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है वो आसान हो गया। टेक्नोलॉजी आप देख लो, बच्चा बच्चा आजकल टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। अब हम करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का ट्रांजैक्शन इधर से उधर कर लेते हैं, पेटीएम, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, और हर तरह की टेक्नोलॉजी जैसी आपको चाहिए। पहले क्या होता था, अगर कोई विदेश में बैठा है आपको बात करने के लिए कॉल करनी पड़ती थी, है ना, इंटरनेशनल चार्जेस लगते थे। आज व्हाट्सएप के थ्रू आप फ्री में बात कर पाते हो। तो टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन को लाने में। और तीसरा और इंपॉर्टेंट टर्म है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब तुम कहोगे सर ये क्या होता है? देखो पहले क्या होता था कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री में अगर सामान बेचना है तो ये वाला कंट्री क्या करता था, इस कंट्री से बहुत ज्यादा टैक्स लेता था और तरह तरह के बैरियर लगाता था कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड हो नहीं पाता था। लेकिन अब क्या किया है कंट्रीज ने, WTO के अंदर, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। इन्होंने क्या किया है, इस तरह के रास्ते बना दिए हैं, इस तरह के रूल्स बना दिए कि अब एक कंट्री किसी भी कंट्री में जाके आसानी से बिजनेस कर सकता है। अब बात आती है लिबरलाइजेशन है क्या। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट और ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अभी जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि जब इस कंट्री को, मान के चलो अमेरिका को इंडिया के अंदर बिजनेस करना है, तो इंडिया ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जिसकी वजह से अमेरिका को प्रॉब्लम है, चाहे वो टैक्स पे हो। भाई मान के चलो अगर इंडिया इतना ज्यादा टैक्स लेने लगे बाहर वाले कंट्री से, तो क्या ये वाला कंट्री बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो बढ़ा हुआ टैक्स है वो भी एक तरह का ट्रेड बैरियर है। तो WTO ने क्या किया है, इस तरह की पॉलिसी बनाई है कि हर कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री में जाके क्या कर सकता है, इजिली बिजनेस कर सकता है। और इसी चीज को नाम दिया जा रहा है लिबरलाइजेशन। व्हेन द गवर्नमेंट इंपोजेस लेस रेस्ट्रिक्शंस देन बिफोर, जब गवर्नमेंट पहले से ज्यादा लीनियंट हो जाए, पहले से कम रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे, इट इज सेड टू बी मोर लिबरल। एक बात और इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, आपको पता है वी गॉट फ्रीडम इन 1947, 1947 में भारत को आजादी मिली अंग्रेजों से। अब आपको याद होगा अंग्रेज कोई ऐसा नहीं था कि आते ही उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया। अंग्रेज आए थे यहाँ पे बिजनेस के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, ठीक है। तो और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, देश को लूटा, पूरे देश को कब्जे में कर लिया, ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने, यानी कि हमारे देश ने ऐसी पॉलिसी बना दी कि भैया हमें कोई फॉरेन ट्रेड नहीं चाहिए या बहुत कम चाहिए। लेकिन बाद में फाइनली क्या हुआ, 1991 के आसपास हमने भी फॉरेन ट्रेड शुरू कर दिया। और फॉरेन ट्रेड शुरू करने से सारे जो दूसरे कंट्रीज थे वो सब खुश हो गए। क्यों? क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है मार्केट के लिए, ठीक है। अब बात आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी मैंने अभी बात की थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे WTO भी कहते हैं, इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जी हाँ, इसका काम क्या है, इसका मेन एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को आसान से आसान बनाना। आज की डेट में 164 कंट्रीज हैं WTO के मेंबर हैं। याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कितने कंट्रीज हैं? 164। It has established rules for developed countries regarding international trade so that these countries can allow free trade for all. अब जो देखो, आपने देखा होगा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी मनमानी करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के सामने। तो WTO ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई जो तुम डेवलप्ड कंट्री हो तुम भी आके डेवलपिंग कंट्री में बिजनेस करो, और डेवलपिंग कंट्री है तुम भी आके डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ और तुम भी आसानी से बिजनेस करो। अब हम पढ़ेंगे जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इंपैक्ट क्या पड़ा भारत पे। नंबर 1, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम MNCs इन इंडिया। जब भारत के अंदर देखो हम पॉपुलेशन के नाम पे दूसरे नंबर पे हैं और बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे, तो हर साल MNCs ज्यादा से ज्यादा भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडियन कंपनीज रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ड्यू टू कंपटीशन। अब जो प्रोडक्ट मार्केट में था इंडिया का, अब मार्केट पे इंडिया के प्रोड्यूसर्स को पता है कि अब हमारा कंपटीशन बाहर वाले प्रोडक्ट से है, तो हमारे जो कंपनियां हैं, इंडिया की कंपनियां, वो भी अब बेहतर प्रोडक्ट बना रही हैं क्योंकि कंपटीशन की वजह से। जिसका फायदा किसे मिल रहा है? हम लोगों को, कंज्यूमर्स को मिल रहा है, कस्टमर्स को। लार्ज इंडियन कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, टाटा मोटर्स तो क्या नाम है, गाड़ियों की कंपनी है, रैनबैक्सी मेडिसिन की कंपनी है, एशियन पेंट्स आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर की कंपनी आके हमारे यहाँ बिजनेस करेंगे। हमारी जो टाटा मोटर्स है वो भी MNC बन गई, हमारी जो दवाइयों की कंपनी है रैनबैक्सी वो भी MNC बन गई। MNC का मतलब है हमारी कंपनियां भी बाहर देश में जाके बिजनेस करने लगी।
मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब कोई बाहर से कंपनी आएगी तो पूरा का पूरा स्टाफ बाहर से थोड़ी आएगा, अमेरिका से थोड़ी आएगा, न्यूयॉर्क से थोड़ी आएगा, जापान से थोड़ी आएगा। तो जो नौकरी जो लोग काम करेंगे वो इंडिया के ही होंगे, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मोर चॉइसेस टू कस्टमर्स, अभी ये वाली बात मैंने बताई थी भाई, अब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एक ही चीज के 50 तरह के टाइप्स मिलते हैं, है ना, तो हमें काफी सारी चॉइसेस मिल जाते हैं। अब भाई किसी चीज की अगर सारी अच्छी अच्छी बातें तो कुछ खराब बातें भी होंगी। अब खराब बातें क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है? स्मॉल कंपनीज बिजनेस कुड नॉट फेस द कंपटीशन। अब हमारे यहाँ जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर थे, बेचारे छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे, वो इस कंपटीशन को नहीं सह पाए और फाइनली उनकी दुकानें बंद हो गई। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा कि भारत में जो पॉटर लोग हैं, जो दिए बनाते थे, राखी बनाते थे, है ना, तो आज की डेट में क्या होने लगा था, अभी थोड़े टाइम पहले तक चाइना ने वो पूरा टेक ओवर कर लिया, क्योंकि चाइना के जो दिए भेज रहे थे, चाइना लाइट्स भेज रहा था दिवाली के टाइम पे, चाइना राखियां भेज रहा था, क्योंकि वो सस्ती थी तो हम लोग उन्हें खरीद रहे थे। तो जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन मार्केट है वो सफर कर रहा था, छोटा बिजनेस पर्सन। इंडियन लोकल प्रोडक्ट्स आर नॉट ग्रोइंग, और जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे। अब आप देखो, जैसे मटके में पानी पीना, भाई साहब सब लोग आरओ में पानी पी रहे हैं, है ना। अभी मैंने बताया मिट्टी के बर्तनों का कोई यूज ही नहीं कर रहा, हम लोग प्लास्टिक के कप्स और ये सब वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब हम स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज, एमएनसीज हमारे यहाँ पे आए। अब देखो है क्या, देखो एमएनसीज जब भी किसी भी कंट्री में आएगी वो अपने फायदे के लिए आएगी, हमारे फायदे के लिए नहीं आएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं जब उनका फायदा हो तो उसमें हमारा भी फायदा हो। और हमारा फायदा कैसे होगा? इंडिया ने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, जिसे बोलते हैं SEZ, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो उनके लिए इंडिया ने क्या पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई भी एमएनसी इन सेक्टर्स में आएगी, यानी कि इस एरिया में आएगी, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आएगी, तो उन इंडस्ट्रियल जोन्स में अगर वो आती है तो उस कंपनी को, उस विदेशी कंपनी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, वाटर मिलेगा, रोड्स मिलेंगे, बढ़िया ट्रांसपोर्ट मिलेगा, स्टोरेज की फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशनल फैसिलिटी मिलेगी। और भारत की सरकार इस तरह की कंपनी से 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लेगी। अब तुम सोचोगे सर ऐसा भारत क्यों कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट क्यों कर रही है? वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी यार, जब एमएनसी इंडिया में आएगी तो क्या वो अपना सारा क्या नाम है स्टाफ बाहर से लेके आएगी? अल्टीमेटली उसमें काम तो इंडिया के लोग करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे आजकल नौकरियां नहीं मिल रही। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लेबर लॉज फ्लेक्सिबिलिटी, और ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एमएनसीज हैं, अच्छे से यहाँ पे आ जाए, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो जाती है हमारी सरकार, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है फेयर कैसे हो? अभी हमने एक बात पढ़ी कि भाई बहुत अच्छी बात है, चलो कस्टमर्स को फायदा हो रहा है, एमएनसीज को भी फायदा हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पर मेरा एक सवाल है यार आपसे, जो छोटा बिजनेसमैन है, क्या वो उसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए? क्या वो पूरी तरह से सड़क पे आ जाना चाहिए? नहीं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ प्रयास करने चाहिए। नंबर 1, लेबर लॉज मस्ट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जो भी काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो भी काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उन्हें उनके अधिकार पूरी तरह से मिलने चाहिए। सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर, ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैरियर पूरी तरह से हटा देने चाहिए। बैरियर हो भी, और मतलब इस तरह से हो कि मतलब कंपनी को भी फायदा हो, एमएनसीज को भी फायदा हो, इंडिया को भी फायदा हो, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बिल्कुल रोड पे ना आ जाए। गवर्नमेंट कैन निगोशिएट विद WTO फॉर फेयरर रूल्स, और ऐसी बात नहीं है कि WTO के साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो निगोशिएट नहीं कर सकती। निगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना। तो यहाँ पे चिल्ड्रन बात है कि हम उनसे कह सकते हैं भाई हमारे कंट्री के लिए आप थोड़ा सा इस तरह के रूल्स बनाओ। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जो WTO है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे तो अपने रूल्स थोपता है, लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज हैं लाइक US, वो अपनी मनमानी चलाते हैं। सो आई होप ये जो छोटा सा चैप्टर मैंने 1 गो में बनाया है, मेरा ये तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लगा होगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना यार। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।